नहीं, पहले मुझे एक्सप्लेन करो कोई, ये जो मैच एडवर्टाइज किया था सुपरस्टार स्पेक्टेकल इंडिया के शो के लिए, जहां पे केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन अपनी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स को, जो कि अब उनकी भी नहीं रही, उसको डिफेंड करने वाले थे अगेंस्ट इंदु शेर यानी कि वीरेन सांगा। अब उस मैच का क्या हुआ, और क्या डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर दोनों ही इंडिया आ रहे हैं? क्योंकि इससे पहले तो हमको कुछ ऐसा पता नहीं था कि ये सुपरस्टार्स आएंगे या इस मैच में कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू चेंज करने वाली है। बट इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि पे बैक में शायद ये जो चैंपियंस बनाने का डिसीजन था डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर को, या तो वो प्लान्स में चेंज था या डब्ल्यूडब्ल्यू ने खेला खेल लिया हमारे साथ कि तुमको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर तो टाइटल चेंज नहीं होगा और यहीं पे टाइटल चेंज दे देंगे। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में, पे बैक के बाद की पहली वॉइस ऑफ रेसलिंग की वीडियो। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक के बारे में। भाई ये कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ गजब हुआ है। टोनी खान ने फायर कर दिया, टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट से सीएम पंक को। और अभी मैं आपको इस बात की गहराई और सीरियसनेस समझाऊंगा। जो फायर करना अलग है, जो स्टेटमेंट दे के फायर किया है टोनी खान ने। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जंगल बॉय के साथ उनका कुछ ना कुछ ऐसे बैक स्टेज लड़ाई हुई थी, जहां पे मॉनिटर वगैरह भी गिर गए थे टोनी खान के ऊपर। और वो जो स्टोरीज, कई बार स्टोरीज लगती है कि सिर्फ डर्ट शीट्स के लिए, रियलिटी उसमें कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं टोनी खान की बात से पता चल गया कि जो हमने बातें सुनी वो एक्चुअल में सच थी। तो क्या हमको अनाउंसमेंट सुनने को मिली टोनी खान की तरफ से? टोनी खान ये बोलते हैं कि हमारे बैक स्टेज की जो डिसिप्लिन बनाने वाली कमेटी है, जो चीज़ों को अच्छी तरीके से स्मूथ एक वर्किंग एनवायरनमेंट बना के चलती है, उनके और बैक स्टेज हमारे जो सारे सर्विस में काम करते हैं, जो स्टाफ है हमारा, चाहे वो कोई क्रू हो, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे वो किसी भी तरीके के काम में हो, इवन डब्ल्यूडब्ल्यू, इवन एडब्ल्यू के खुद के टैलेंट्स, उन्होंने ऐसा बोला है कि सीएम पंक भाई बंदा सही नहीं है। और टोनी खान पर्सनली खुद से ये बोलते हैं कि पहली बार एक रेसलिंग शो ऑपरेट करते हुए उनको ऐसा लगा कि उनकी खुद की सिक्योरिटी रिस्क में है। किससे? सीएम पंक से। और इसी वजह से वो टर्मिनेट करते हैं सीएम पंक को उनके कॉन्ट्रैक्ट से, यानी कि अब एडब्ल्यू के सुपरस्टार नहीं रहे हैं सीएम पंक। ये भाई मतलब टर्मिनेट करना, फायर करना, ये विंस वाली जो चीज थी, वो बजट कट्स होते हैं वो अलग है, लेकिन ऐसा इंसिडेंट होने के बाद ऐसी स्टेटमेंट के साथ सीएम पंक को फायर करना, सीएम पंक को फायर करना। भाई सीएम पंक, अगर आप बोलोगे अभी टॉप 5 हॉटेस्ट रेसलिंग नेम्स कौन से हैं, तो उसमें सीएम पंक का नाम जरूर है। इवन 2014-15 से जब वो लड़ भी नहीं रहे थे, उसके बाद भी जब तक उन्होंने रिटर्न नहीं किया अपना, तब तक भी बिना रेसलिंग रिंग में आए भी एक हॉट नेम रहा करता था सीएम पंक। और उस इंसान को टोनी खान ने अपनी कंपनी से निकाल दिया। सबसे पहले तो सीएम पंक की साइड पे आएंगे, लेकिन टोनी खान के बारे में अगर बात करें तो भाई बंदे के लिए सैल्यूट बनता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए गट्स चाहिए। क्योंकि सीएम पंक फैन फेवरेट है, सीएम पंक को हर कोई पसंद करता है, और उनको पता रहता है कि यूजुअली जो सुपरस्टार रेसलर्स होते हैं उनका अग्रेशन होता है, बस उसको वो अपने अंदर के वो जो शेर है उसको शांत करके रखते हैं। और ये इसीलिए चीज़ ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं लगती, क्योंकि भाई स्पोर्ट है, लड़ते हैं तो गुस्सा वगैरह होता ही है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग सीएम पंक को बैक कर रहे थे, करेंगे भी आगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए उन्होंने अपनी कंपनी से निकाला सीएम पंक को, जबकि उनको ये बात पता है कि ये चीज़ उनके लिए शायद, अगर आप बिजनेस के हिसाब से देखो तो एक अच्छा डिसीजन नहीं था, लेकिन उस चीज़ को साइड में रखते हुए उन्होंने एक सही डिसीजन लिया, मुझे कहना चाहिए। और जो हमने वो स्टोरी सुनी थी कि टोनी खान के ऊपर सभी मॉनिटर गिर गए थे, वो खुद भी रिस्क में आ गए थे, ये टोनी खान ने जो बातें बोली हैं उससे कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्लैरिटी मिलती है। अब एक तरफ हंगामा हुआ तो भाई दूसरे पड़ोसी की आवाज़ तो आएगी ही। और डब्ल्यूडब्ल्यू में भी जो बैक स्टेज पे बैक का माहौल था, वहां पे ये डिस्कशन का बहुत बड़ा टॉपिक था कि सीएम पंक को एडब्ल्यू कंपनी से टर्मिनेट, फायर कर दिया उनके कॉन्ट्रैक्ट से। अब इससे हम क्या मतलब समझ सकते हैं? इससे हम समझ सकते हैं कि सीएम पंक इज इन डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी, क्योंकि ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या, क्योंकि जब भी कोई बात होती है ऐसी कि सीएम पंक अब एडब्ल्यू का पार्ट नहीं, तो हमेशा सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू का नाम निकल के आता है। तो उसके बाद से जो बातें हैं वो बहुत धमाकेदार तरीके से शुरू हो चुकी हैं कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आने वाले हैं सीएम पंक, अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा सीएम पंक के बारे में, लेकिन फिलहाल इन सारी चीजों के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है मुझे बताना। मैं पर्सनली दोनों चीज के लिए खुश हूं कि पहला, एडब्ल्यू ने फायर करके, टर्मिनेट करके सीएम पंक को अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि बंदा कितना ही अच्छा रिंग में हो, अगर उसका प्रोफेशनली बिहेवियर अच्छा नहीं है तो फिर उसको टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ये कि अब सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी में नहीं है, तो फिर उनके डब्ल्यूडब्ल्यू में आने के चांसेस हैं। एंड मोर द भसड़, मोर वी इंजॉय द प्रोडक्ट, ये मैं बिलीव करता हूँ। बट वो ऐसी भसड़ नहीं होनी चाहिए कि जो बैक स्टेज से ऐसे हुई थी, क्योंकि भाई अगर किसी को सच में इससे मेंटली वो परेशान हो रहा है तो फिर वो प्रॉब्लम का एक रीजन बन सकती है। बट सीएम पंक कॉन्ट्रोवर्शियल सुपरस्टार थे, हैं और आने वाले टाइम में भी रहेंगे। इसके ऊपर अपना पूरा टेक मुझे आप लोग जरूर बताना। हम बात करते हैं अब पे बैक के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी उस प्रथा को, अपने उस रिचुअल को कंटिन्यू किया है कि वो जो भी शो करेंगे वो उनका हाईएस्ट ग्रोसिंग इवेंट बनेगा। तो इस बार भी पिट्सबर्ग में अब तक का डब्ल्यूडब्ल्यू का
जो भी कोई भी शो हुआ है, चाहे रॉ हो, स्मैकडाउन हो, कोई प्रीमियम लाइव इवेंट हो, अब तक का सबसे ज्यादा धंधा बनाने वाला पेबैक प्रीमियम लाइव इवेंट बना है। तो ये तो WWE के रिकॉर्ड हर बार ही बन रहे हैं, तो इस बार भी प्रीमियम लाइव इवेंट से हमको यही चीज मिली है और WWE का बिजनेस बूम कर रहा है। एले नाइट ने एक मोमेंट शेयर किया था जॉन सीना के साथ, जब जॉन सीना हैंड रेस करते हैं एले नाइट का, तो गाइस ऑफिशियली वो चीज मार्क करता है कि एले नाइट जाने वाले हैं बिल्कुल टू द मून वाले पुश की तरफ। ये हम हर एक सुपरस्टार के बारे में तब बोलते हैं जब ऐसा लगता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है और WWE उसको देख रही है और इवेंचुअली वो चीज उसके साथ जाके होती भी है। हाँ, 1-2 साल बाद डायरेक्शन भटक जाती है, लेकिन फिलहाल अब आपको भी तसल्ली और पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि एले नाइट सच में एक तगड़े पुश की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसीलिए जॉन सीना ने आकर उनका हैंड रेस किया और स्पेशल गेस्ट रेफरी डालना मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इस मैच के ऊपर और भी ज्यादा आई बॉल्स आए, इसी वजह से ऐसा करना था। और बाकी मैंने अपनी सुबह वाली वीडियो के पिन कमेंट में लिखा ही था कि भाई जॉन सीना आया तो भाई बंदे से लूट लो, पूरा यूज कर लो जितना कर सकते हैं। वो काम WWE ने परफेक्टली किया। वैसे जॉन सीना की ये पेबैक से जो ये फोटो है, जो शायद मिस के कहने पर उन्होंने किया था कि भाई सूट बूट पहन जरा अच्छे से बन गया, इस वजह से उन्होंने पता नहीं क्या क्या पहन लिया यहाँ पे, और ये भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। भले ही बंदा रेसलिंग नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा जिसकी तरफ से, जिसकी वजह से वो पॉइंट ऑफ द डिस्कशन बन जाए। पेबैक खत्म होने के बाद भी गर्मा गर्मी कंटिन्यू थी, क्योंकि शिंजुके नाकामुरा ने पेबैक खत्म होने के बाद सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर दिया। और इस अटैक से हमको कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि शिंजुके नाकामुरा सेथ रॉलिंस की जो राइवलरी है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाली है, अभी एक मैच तक लिमिटेड नहीं है। मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी इंटरनेट पर भी, इवन अपने कमेंट सेक्शन में भी, कि ये जो मेन इवेंट था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा किसी को, जिस तरीके की ये मैच को WWE ने दिखाया। अब मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को कि कोई भी वाव फैक्टर, कोई भी ऐसे मतलब ऐसा लग रहा था कि ये मैच रॉ स्मैकडाउन पे भी हो सकता है। मैच की क्वालिटी ठीक थी, बट ये नहीं कह सकते कि ये मेन इवेंट में डालने लायक थी, क्योंकि अब तक हमको मेन इवेंट ऐसे दिखे हैं स्पेशली ब्लड लाइन की वजह से कि यार कुछ तो केओटिक होगा, तो शायद वो एक एलिमेंट फैंस ने मिस किया। बट कई लोगों का मानना ये भी है कि रेसलिंग वाइज एक प्रॉपर ब्लड लाइन केओस ड्रामा से अलग इस बार चीज हुई है और इस बार भी WWE ने उसको नेल किया। मैं इतना तो कह सकता हूँ कि पेबैक से जितनी लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखी थी उससे बढ़िया प्रीमियम लाइव इवेंट था। बट यस, मेन इवेंट पर सवाल उठाने मेरे हिसाब से भी थोड़े बहुत तो बनते ही है। शायद WWE को आगे थोड़ा सा सोच विचार करके चलने की जरूरत है। ये नहीं कहना चाहिए कि सेथ रॉलिंस और नाकामुरा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मेन इवेंट में आई, बट इसको कुछ और बेटर तरीके से भी किया जा सकता था। ट्रिश स्ट्रैटस के बारे में अगर हम बात करें तो फैंस का मानना यह है कि बेकी लिंच और ट्रिश स्ट्रैटस का जो स्टील केज मैच है वो था मैच ऑफ द नाइट। और देखो भाई, विमेंस डिवीजन की जब मैं बात करता हूँ, आप लोग हमेशा कहते हो भाई ये तो बुराई ही कर रहा है, लेकिन जो समझते हैं अच्छे से प्रोडक्ट उनको पता होगा कि जब बढ़िया चीज़ होती है तो उसको प्रेज भी करना पड़ता है। और वो मैंने अपनी सुबह वाली रिव्यू वीडियो में भी किया था और इंटरनेट पर इस मैच के बारे में प्रेज हो रहा है। इवन गाइस, अगर आप ट्रिश स्ट्रैटस को देखोगे भी तो उनके माथे में तो पता नहीं क्या ही हो गया, ऐसा लग रहा है कुछ सूज गया है, कुछ फूल गया है। अपना पूरा एफर्ट डाल के गई ट्रिश स्ट्रैटस। इवन जब वो जा भी रही होती है तो उसके बाद वो ऐसे क्राउड के सामने ऐसे मतलब उनको एक तरीके से थैंक यू कर रही होती है, मतलब एक हील होने के बाद भी उन्होंने ऐसा किया। तो क्या ये उनका ब्रेक है? मैं तो इससे ये आइडिया लगा रहा हूँ, बट वहाँ के क्राउड के लिए शायद उनको लग रहा होगा कि अभी ऑन एयर नहीं जा रहा है, इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया। बट WWE ने इसको डिजिटली डाला भी है, तो ऐसा नहीं है कि WWE को इसको दिखाने में कुछ प्रॉब्लम हुई। आज के पेबैक के बाद जरा 2023 के सारे प्रीमियम लाइव इवेंट पे कौन कौन रहा मेन इवेंटर उसके ऊपर नजर डालें तो ये आप लोग ट्वीट देख सकते हो, जहां पर रोमन रेंस ने 5 बार मेन इवेंट किया है, 3 बार किया है जे ऊसो ने, इसलिए मेन इवेंट ऊसो है। केविन ओवंस ने 3 बार, सैमी ज़ेन ने 3 बार, 2 बार जिमी ऊसो ने, 2 बार सोलो सिकोवा ने, तो यहाँ पर ब्लड लाइन रह रही है बिल्कुल टॉप पर। 2 बार कोडी रोड्स ने, 1 बार ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिंस और शिंजुके नाकामुरा। तो ये वो सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने 2023 में मेन इवेंट्स किए हैं, या मेन इवेंट में कितनी बार वो फीचर हुए हैं। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी जुड़ी है जे ऊसो से। तो जे ऊसो आ गए पेबैक प्रीमियम लाइव इवेंट में, वो एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज थी। और इस बार मैं सही बताऊं, मैं खुश हूं कि मैंने अपना सब कुछ ऑफ कर लिया था और मेरे लिए एक्चुअल में सरप्राइज था कि जे ऊसो आने वाले हैं। जे ऊसो आए, जब मैंने देखा मेरे लिए वो सरप्राइज था कि जे ऊसो आ गए। हालांकि उससे पहले रिपोर्ट आ गई थी PW इनसाइडर से कि वो ऑलरेडी पिट्सबर्ग में, तो फिर अच्छा ही हुआ मैंने इस चीज को स्किप कर दिया। अब गाइस मैं आपको बताता हूं कि जे ऊसो क्यों आए थे। सबसे पहले तो WWE जिमी एंड जे ऊसो को ऑफिशियली स्प्लिट कर चुकी है। ऊसोस जैसी चीज करंटली एग्जिस्ट नहीं करती। ऊसोस मतलब कि ऊसोस एज टैग टीम कुछ नहीं है। आपने देखा होगा जिमी और जे दोनों का थीम सॉन्ग भी अलग हो चुका है। और गाइस जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि जे ऊसो और जिमी ऊसो के प्रोग्राम को, इनके मैच को, इनकी फ्यूड को डिले करने के लिए WWE ने सिंपल सा एक स्टेप लिया। उन्होंने कहा बंदे को ही अलग कर दो, क्योंकि जे ऊसो अगर स्मैकडाउन के ऊपर हैं और जिमी ऊसो भी आ रहे हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, भाई ये क्या हो रहा है, ये सेम शो के ऊपर है, दोनों को एक दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बैक स्टेज नहीं है, कोई लड़ नहीं रहे, कोई मार नहीं रहे। तो WWE ने इसलिए चीजों को सिंपल रखने के लिए क्या किया, जे ऊसो का ब्रांड ही चेंज कर दिया। कुछ लोग यहाँ पर डिसअपॉइंटेड है कि भाई अगर वो क्विट करके गए थे तो फिर वो एकदम से अचानक कैसे आ गए।
पॉइंट बिल्कुल वैलिड भी है, बनता भी है, बट वही बात है भाई, अब एक्चुअल में क्विट करके थोड़ी भागे थे वो, तो स्टोरी लाइन में उन्होंने ऐसा बोल दिया आई क्विट स्मैकडाउन, आई क्विट WWE, लेकिन कोडी रोड्स ने शायद पटा लिया। मैं तो यही मान के खुश हो जाऊंगा कि जो से वापस आ गए। मैं भी बोलूंगा कि थोड़ा सा शायद WWE रुक सकती थी, बट इतना भाई पॉइंट टू पॉइंट चल के क्या ही बात करना, मजे लो, देखो एंजॉय करो, और बाकी आपकी ज़िंदगी भी अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो लाइक करके मेरी ज़िंदगी भी अच्छी बना दो, एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो।